पौना है वो है 85, 85 जब इधर आएगा तो क्या होगा। अब ये 68 85 को काटने जाता है, 68 50 है 5m माइनस 13। तो हमें m की वैल्यू ज्ञात करना, वेरी सिंपल। माइनस 13 इधर आएगा, चांद के पार चलो, 17 प्लस 13 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5m, 7 चेंज हो जाएगा। तो ससुरा ही क्या हो गया, नीचे 2 का पावर मां डगमगाने लगेगा, हिलने लगेगा, कूद के भागने लगेगा, कहेगा भाई यार 2 का पावर 2 से काहे नीचे गुणा कर दिए, इसमें भी 2 का पावर 2 से गुणा कर दो ताकि मान क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। अब जो भी कोई काम हम करते हैं ना अपने पास से, तो वह दोनों तरफ करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं। तो भाई यार कैमरामैन भाग गया, हम उसको बोल दिए थे कि नहीं, एक वीडियो में मैं बोला हूँ कि जिसको मौसम निकालने नहीं आता होगा वो विदेश से आया होगा, वो विदेशी ही रहता था, एडमिशन करवा के गया था, वो अपने पे ले लिया, भाग गया है, वीडियो बनाने कोई दूसरा आया, तुम मत भागना। यहाँ देखिए अगला सवाल दिया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। चैप्टर का वीडियो आपको मिलता रहेगा, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, आपका 20 में से 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूरे सही होंगे। पहला सवाल है आपका 85 और 153 के एचसीएफ को 5m माइनस 13 लिखा जा सकता है। तो हमें m की क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू। अगर 85 और 153 के एचसीएफ को 5m माइनस 13 लिखा जा सके तो हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान है, हमें 85 और 153 का सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ जितना आएगा उस एचसीएफ को हम इतना के बराबर लिख देंगे 5m माइनस 13 के। लेकिन सबसे जरूरी है 85 और 153 का एचसीएफ हमें आना चाहिए। अगर हमें 85 और 153 का एचसीएफ नहीं आता है तो इसका मतलब हमने क्लास नहीं किया, हम विदेश से आए हैं पेपर देने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, देखिए 85 और 153 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 85 153, अंदर 153 होगा, 85 बाहर होगा, भाग विधि से एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने की 3 विधियां होती हैं, मैं भाग विधि से बता रहा हूं। 85 से भाग देंगे 153 में, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में ले जाएंगे, 85 दूना 170 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 बार में ले जाएंगे, 85 एक कम 85, 153 में से 85 घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 68। आगे क्या करेंगे, अब देखिए एचसीएफ निकालने के संदर्भ में क्या करते हैं। जब ये शेष 68 आ जाता है ना तो इससे चिल्लाता है 85 से, कहता है ए 85, ए पौना है वो है 85 जब इधर आएगा तो क्या होगा। अब ये 68 85 को काटने जाता है, 68 85 को कितनी बार में काट, एक बार में भाग जाएगा। 85 एक कम 68 एक कम 68, फिर से घटा लेंगे, 85 में से 68 जाएगा, कितना बचेगा 17। ठीक है, अब ये 17 68 को बुलाएगा, कहेगा ए चच्चा तनी बगलिया में बो, ए चच्चा तनी बगलिया में बो, तो ये आएगा बगल में 68, फिर से 17 चला 68 को काटने, देखते हैं क्या कर पाता है। 17 चौको 68 कट गया, पूरी कहानी भाग की खत्म हो गई, जो जीता वही सिकंदर। यानी कि हमारा एचसीएफ कितना है 17, एचसीएफ निकल गया 17। किसका एचसीएफ, 85 और 153 का एचसीएफ आ गया 17। ये 17 हमारा आंसर नहीं है, ये कह रहा है इसके एचसीएफ को क्या लिखा जा सकता है। इसके एचसीएफ को 17 को, यानी कि 85 और 153 का एचसीएफ जो 17 आया, 17 को लिखा जा सकता है 5m माइनस 13। तो हमें m की वैल्यू याद करना है, वेरी सिंपल। माइनस 13 इधर आएगा, चांद के पार चलो, 17 प्लस 13 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5m। 17 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, बराबर कितना हो जाएगा 5m। तो m की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगी, m बराबर कितना हो जाएगा 30, और जो पास में हो जाता है वह नीचे चला जाता है, 30/5, 5 6 का कितना हो गया 30, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 6। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। विकल्प नहीं लिखा हूं गलती से, 1 2 5 6, ऑप्शन 6 हो जाएगा हमारा सही। दूसरा सवाल है, आप इसको स्वयं कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर ध्यान दीजिए। अगला सवाल है, ये गिर रहा है, हमेशा गिर जा रहा है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल है कि परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या है। तो किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को हमें पता करना है कि वह शांत है, अशांत अनावर्ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई परिमेय संख्या के हर को लेते हैं, दी गई परिमेय संख्या अंश हर को उठाएंगे और हर का हम निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। अगर 3125 के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 2 2 केवल 2 आया होगा तो बोलेंगे कि यह शांत है। अगर केवल 5 आया होगा तो भी बोलेंगे क्या है, शांत है। अगर 2 और 5 दोनों आए होंगे तो भी बोलेंगे
शांत है। लेकिन कब बोलेंगे अशांत है? जब इन 2 और 5 के बीच में कोई तीसरा संख्या टपक जाए, जैसे 3, 7, 11, कोई तीसरी संख्या आ जाएगी, तब हम कहेंगे यह अशांत है। मतलब 2 और 5 का जो रिश्ता है ना, वह बिल्कुल लैला मजनू के जैसा है। मतलब 2 ने 5 से वादा किया कि हमें साथ रहना है, ठीक है। अब अगर 2 और 5 हैं तब चल रहा है, ठीक है, काम है। 2 और 5 रहेंगे तो शांत दशमलव है, 2 अकेले रहेगा तो भी शांत दशमलव है, 5 अकेले रहेगा तो भी शांत दशमलव है। लेकिन जो ही 2 के साथ कोई तीसरा या 5 के साथ कोई तीसरा, 2 और 5 के साथ, दोनों के साथ कोई तीसरा चला आया, अर्थात 2 और 5 के अतिरिक्त अगर हमारी आंखों से कोई भी संख्या दिखाई देती है तो तुरंत बोल देंगे वह क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत अनावर्ती दशमलव कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी परिमेय संख्या हो, अशांत अनावर्ती दशमलव नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या को कभी भी अशांत अनावर्ती दशमलव में नहीं बदला जा सकता, उसका प्रसार होता ही नहीं है। क्योंकि अशांत अनावर्ती जो दशमलव होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं, तो हम कैसे आशा करें कि परिमेय संख्या को अशांत अनावर्ती रूप में लाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले दी हुई परिमेय संख्या के हर को लेंगे और हर का हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कैसे कटेगा? 5 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक में 5 है, ठीक है। 3 से कटेगा नहीं क्योंकि संख्याओं का योग 3, 1, 4, 2, 6, 5, 11 है। अगर इनकी संख्याओं का योग 3 से कटता तो ये 3 से कटता। सीधे 5 से कटेगा 625 बार में, फिर से 5 से काटेंगे 125 बार में कटेगा, फिर से 5 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, फिर से 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, यानी कि 5 कितनी बार आया? 5 आया 5 बार, ठीक है। क्या 5 अकेले है? जी अकेले है। क्या इसके साथ कोई है? नहीं है। तो यह क्या है? कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। लेकिन क्या सर अगर 5 के साथ 2 होता तो भी शांत दशमलव? क्या सर केवल 2 होता तो भी शांत है? तो अशांत कब है? 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या अगर आ जाए तो वहां कहेंगे कि वह अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत अनावर्ती संख्याएं परिमेय संख्या से नहीं मिलती है। समझ में आया? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, बिल्कुल। और सवाल आप खुद से लगाएंगे, ये आप प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ। परिमेय संख्या 35, 50 का दशमलव प्रसार क्या है? आप करेंगे क्या कि 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 होगा तो भी शांत है, केवल 5 होगा तो भी शांत है, 2 और 5 दोनों है तो भी शांत है, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या आती है तो अशांत है। हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आसान सा सवाल है। 3168/250 को शांत दशमलव में बदलिए। शांत दशमलव में बदलिए। अगर हम भाग देने लग जाए तब क्या होगा? बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का, और लग जाएंगे भाग देने में तो काफ़ी टाइम व्यर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? 3168/250। सिंपली आपको क्या करना है? हर को उठाना है और हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, ठीक। पहला स्टेप, जब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे कितना होगा? 2 से कटेगा 125 बार में, 5 से कटेगा 25, 25, 125, 5 × 1 = 5, 5 × 25, 5 × 1 = 5, यानी कि 250 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वह 2 × 5 कितनी बार आया? 3 बार, यानी कि 5 का पावर 3, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, ये जो 3168/250 है, जब हमने 250 का अभाज्य गुणनखंड किया तो आया 2 × 5 का पावर 3। अब आपको हर को क्या करना है? जितना पावर 5 का है उतना ही पावर 2 का बनाना है, ठीक है। 5 का पावर 3 है तो 2 का भी पावर कितना बना देना है? 3। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अगर 2 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 का पावर 1 पाले से 2 का पावर 2 से और गुणा कर दें, तो जो ही 2 का पावर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला बेचैन हो जाएगा, कहेगा ससुरा ये क्या हो गया? नीचे 2 का पावर 2 मान डगमगाने लगेगा, हिलने लगेगा, कूद के भागने लगेगा, कहेगा भाई यार 2 का पावर 2 से काहे नीचे गुणा कर दिए? इसमें भी 2 का पावर 2 से गुणा कर दो ताकि मान क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। अब जो भी कोई काम हम करते हैं ना अपने पास से, तो वह दोनों तरफ करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं। तो 2 का पावर 2 से नीचे गुणा किया गया तो 2 का पावर 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे। ऐसा क्यों किया हमने 2 का पावर 2 से गुणा? क्योंकि हम जानते हैं कि 5 का पावर 3 है और 2 का पावर 1 ही था, इसलिए 2 का पावर 2 और ऐसे दे दिए, क्योंकि 5 और 2 का हम पावर बराबर करना चाहते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3168 × 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। अब नीचे क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 और 2
कितने पावर हो जाएंगे? 3 पावर। तो यानी कि 2 का पावर भी 3 हो गया और 5 का भी पावर 3 हो गया। तो इसका फायदा क्या हुआ? अब क्या होगा, दोनों का पावर सेम है, इसलिए ये 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 31 68 ही, इसको मिटा रहा हूँ, 31 68 गुणे 4 पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3, यानी कि 5 दूना 10। आधार को क्या करेंगे? गुणा करा लेंगे और पावर को ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो 10 का पावर कितना हो गया? 3। ठीक, तो 31 68 का 4 में गुणा करा लेते हैं। 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, 6 चौको 24, 3 27 को 7 हासिल 2, मतलब आप गुणा कराएंगे तो 12,672 आएगा। ठीक है, और पूरे का बटा कितना है? 10 का पावर 3। अब क्या करेंगे? 10 का पावर 3 है, इसलिए दशमलव को 3 अंकों के बाद लगा दीजिए, यानी कि यह दशमलव आके 12.672 6 के बाद लग जाएगा, 3 अंकों के बाद 1 2 3, यही हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक, और एक सवाल है जो आप स्वयं से करें। 125 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जितने पावर 5 का रहेगा उतना ही पावर 2 का बनाना है, और आप इसका कमेंट डाल देंगे, मैं आंसर देख लूँगा। कैमरामैन भाग गया, हम उसको बोल दिए थे कि नहीं, एक वीडियो में मैं बोला हूँ कि जिसको मौसम निकालने नहीं आता होगा वो विदेश से आया होगा, वो विदेश ही रहता था, एडमिशन करवा के गया था, वो अपने पे ले लिया, भग गया है, वीडियो बनाने कोई दूसरा आया, तुम मत भगना। यहाँ देखिए अगला सवाल दिया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। पहले समझ लीजिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से कट जाए या किसी दूसरी संख्या से उस संख्या में भाग चला जाए, ऐसी संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और एक होती है अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो प्राइम नंबर होता है इसको आप प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कीजिए। ये कहता है मैं स्वयं में प्रधानमंत्री हूँ, मुझे कोई काट ही नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता, मेरे चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, ऐसा है यह अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या को कोई संख्या काट नहीं सकती, ये मरेगा तो खुद अपने मौत से मरेगा, है ना। तो ऐसी संख्या है जो स्वयं की संख्या से कटती हो, जिसका प्राइम फैक्टर वह स्वयं संख्या होती है और एक होता है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या से कट जाती है, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर पूछना चाहता है कि जो किसी से न कटे। तो किसी से न कटने वाली संख्या एक भी है, ठीक है, और 2 भी है। तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो मैं बता दूं, प्राइम फैक्टर प्राइम जो नंबर है ना, यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि स्वयं से संख्या कटे। अगर फैक्टर के रूप में देखा जाए तो अभाज्य संख्या का केवल और केवल 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या के, एक तो स्वयं की संख्या होती है और एक होता है एक और स्वयं की संख्या। 2 फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्याओं को, केवल और केवल 2, ना तो 3 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है। केवल और केवल 2 फैक्टर जिसके हों उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 का फैक्टर क्या मिल सकता है? 1 का केवल 1 है, केवल 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। लेकिन 2 में 2 फैक्टर्स हैं, एक 2 स्वयं की संख्या और एक 1, इसलिए इसका 2 फैक्टर है, इसलिए अब अभाज्य संख्या 2 होगी, ठीक है। और यह 8 तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 इसे काट सकता है। ऐसी संख्या जो 2 अन्य संख्याओं से कट जाए उसे तो हम बोल नहीं सकते अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या आ सकती है? वैसी संख्या है जो किसी से न कटे। तो किसी से न कटने वाली संख्या 2 ही है, लेकिन ये भी कंडीशन अप्लाई होना चाहिए ना कि उस संख्या के पास क्या होना चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए, एक स्वयं की संख्या और एक 1। तो वह यह है 2 1 कम 2, एक स्वयं की संख्या और एक 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? केवल 1 है, यानी कि इसका फैक्टर 2 फैक्टर नहीं है, केवल 1 ही फैक्टर है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। 0 अभाज्य संख्या होता नहीं है। सवाल में दिया है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से कट जाए। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 क्या है? 1 किसी से नहीं कटेगी, इसका मतलब यह भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या तो वह संख्या होती है जिसे कोई काट सके, 1 को काटने वाली कोई संख्या नहीं है। तो ये 1 जो होता है ना, तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है।
बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि एक क्या है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य संख्या है, इसे यूनिक नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 तो हम जानते हैं 2 किस संख्या में आ गया है, 2 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य हो नहीं सकता। 3 क्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी भाज्य नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो फैक्टर केवल 3 है और 1 है, 2 ही फैक्टर है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। तो पहली जो संख्या होती है अभाज्य संख्या वो होती है 4। माफ कीजिएगा, पहली भाज्य संख्या क्या होती है, 4। और यह सबसे छोटी भाज्य संख्या भी होती है, जो किसी दूसरी संख्या से कटती है वह है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी होती है, ऑप्शन में दिया भी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। अगला देखिए दिया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप अगर बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो गुणा करा लेते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 दूना कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता ऑप्शन। ठीक, और ये 13 तिया 39, 2 दूनी 4, 39 चौको 156, ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का क्या तात्पर्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे धनात्मक पूर्णांक है। अगर इस धनात्मक पूर्णांक के लिए अगर देखा जाए तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। क्या मैं किसी भी पूर्णांक में से 1 घटा दूंगा तो सम संख्या मिलेगी, क्या मैं किसी भी पूर्णांक में 1 जोड़ दूंगा तो हमेशा सम संख्या मिलेगी, क्या मैं किसी पूर्णांक में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दूं तो हमेशा सम संख्या मिलेगी, या केवल 2 से गुणा कर दूं तो सम संख्या मिलेगी, ऐसा वो हमसे पूछना चाहता है। तो देखते हैं, अगर किसी संख्या में से 1 घटा दिया जाए तो ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको सम संख्या मिले, विषम संख्या भी मिल सकती है। अगर 6 में से 1 घटा देंगे तो विषम संख्या मिल जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं हो सकता। किसी संख्या में 1 जोड़ देने से क्या सम संख्या मिलेगी, बिल्कुल नहीं। किसी संख्या में 1 जोड़ देने से सम संख्या कभी नहीं मिल सकती है ना। किसी किसी केसेस में होगा, किसी केसेस में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए q+1, मान लीजिए एक संख्या लेते हैं और हमें सम संख्या प्राप्त करना है। अगर मैं 4 लूँ, 4+1 तो हमें क्या मिल गया, विषम संख्या। यानी कि किसी पूर्णांक में 1 जोड़ देने से हमें जरूरी नहीं कि हमेशा क्या मिले, सम संख्या मिले। अगला सवाल क्या है, 2q+1, क्या किसी संख्या में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया जाए तो वह सम संख्या देगा। देखते हैं, 1 में 2 से गुणा, 2 1 कम 2, 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं, विषम संख्या दे रहा है। यानी कि किसी संख्या में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देने पे हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है, यह विषम संख्या का रूप है। कह रहा है किसी संख्या में हमेशा 2 से गुणा कर देंगे तो सम संख्या मिलेगी। यस, बिल्कुल सही, कि अगर किसी भी संख्या में 2 से गुणा किया जाए, किसी भी संख्या में 2 से गुणा करते रहें तो हमेशा क्या मिलेगी, सम संख्या। कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 7 9 8 4, किसी भी संख्या में आप जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 4 दूना 8, सारे के सारे क्या मिलेंगे, सम संख्या। यानी कि ऑप्शन डी क्या है, सही। अगला सवाल देखिए, दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो ये यहाँ आप लोग देखे थे, ये विषम पूर्णांक का रूप है कि अगर किसी संख्या में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए। कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक संख्या हो, उसमें आप 2 से गुणा कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, हमें क्या मिल जाता है, विषम संख्या। यानी कि 2q+1, यहाँ चूंकि p दिया है इसलिए 2p+1 ऑप्शन सही है। अगला सवाल 9वां, जितना मैं सवाल बता रहा हूँ अध्याय 1 का, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं जा सकता। क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद से मेरा दूसरा चैप्टर का भी वीडियो आएगा और उसका भी इंडिविजुअल होगा, बहुविकल्पी, फिर से तीसरा, ऐसे करके प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। आपका 20 में से 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूरे सही होंगे, एक भी गलत होने का चांस नहीं होगा अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तब। देखिए, ध्यान दीजिए, अगला सवाल कर रहा है, यदि 26 156 का लॉसो कितना है, 156 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मौसो। एक फार्मूला हम जानते हैं कि लॉसो गुणे मौसो, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर जो होता है वो होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक, एलसीएम गुणे एचसीएफ, हमसे एचसीएफ पूछा है, यानी कि मौसो को एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ हमसे पूछा है, हमें क्या ज्ञात करना है,
एचसीएफ हमसे पूछा है और एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना दिया है 56, तो एलसीएम के जगह पे 156 लिख देते हैं। एचसीएफ हमसे पूछा ही है, यानी कि मौसो पूछा है, और दो संख्याओं का गुणनफल, वो संख्याएं क्या है 26 और 156, तो 26 गुणे 156 दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल चाहिए। हमें एचसीएफ निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा 26 गुणे 156 और पूरे का बटा 156 नीचे चला आएगा, यहाँ पे गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 156 से 156 कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ कौन बचा केवल 26। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि उसका मॉडल थोड़ा सा चेंज करते, ये कह सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो आप एलसीएम ज्ञात कीजिए अगर एचसीएफ इतना हो तो, या किसी मतलब इन सारे चीजों में 1, 2 और दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2, यहाँ पे एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इसमें कोई भी चीज गायब कर सकता है। हो सकता है कभी कभी एलसीएम ना दे, कभी एचसीएफ ना दे, हो सकता है कि एलसीएम एचसीएफ दोनों दे और एक संख्या दे दे आपसे दूसरी संख्या पूछे, तो इस तरह से लगेगा कोई भी 3 देगा, 3 का मान रख लेंगे और 1 का मान निकाल लेंगे, सिंपल। आगे वाला सवाल देखिए, कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो 144 का सबसे पहले हम क्या निकालें अभाज्य गुणनखंड। 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 9 18, 3 त्रिकी 9, 3 1 3। तो क्या मिला इसका अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 कितनी बार 4 बार, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर कितना 2, 3 2 बार है, 3 का पावर 2। अब कह रहा है इनके घातों का योग, आधार का नहीं घातों का योग पूछा है, कह रहा है इनके घातों का योग कितना होगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, घातों का योग कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। ध्यान दीजिए अगला सवाल दिया है दो संख्याओं का मौसो 9 है, तो इन्हीं संख्याओं का क्या ज्ञात करना है लौसो, यानी कि 99 153 का आपको मौसो दे दिया है 9 और लौसो आपसे पूछा है। तो सिंपल इसके पहले जो सवाल बताए थे उसी बेस पे लगेगा, ये आपके लिए देते हैं और आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, दिया निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है, अगर दो संख्याएं हैं, अगर इन दोनों संख्याओं का जो मौसो है अर्थात एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर केवल एक हो, यानी कि इन दोनों संख्याओं में कोई चीज कॉमन न हो, ऐसी संख्याओं को कहते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए 14 और 35, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो 14 को भी काट सकती है और 35 को भी काट सकती है, तो होगा सिंपल सी हाँ 7 दूना 14, 7 5 35, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसी संख्या है जिसका कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो, कॉमन फैक्टर केवल एक हो, ठीक है। यहाँ देखिए 18 और 25, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 18 भी आता है और 25 भी आता है, या इन दोनों संख्याओं को काट सकता है, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, यानी कि यही हमारा क्या होगा आंसर। 31 और 93 होगा, 31 तिया 93 होता है, हम जानते हैं 31 से कम 31, 31 तिया 93, तो ये भी नहीं हो सकता है। 62 और 32 और 62 को काटने वाली और भी संख्याएं हैं, 2 से तो कटेगा ही, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसी संख्या जो कटे है ना, तो ऐसी संख्याएं नहीं हो सकती है, ऐसी संख्या जो न कटे, मतलब कहने का ये है कि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो ये क्या है 14, 18 और 125 है, तो 18 और 25 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट सके, है ना। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जब आप इसका मौसम निकालेंगे तो मौसम एक आ रहा होगा, क्योंकि इसका कोई फैक्टर होता ही नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जब कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो इसका मतलब यही सहअभाज्य संख्या है, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सहअभाज्य संख्या। इन सब का कॉमन फैक्टर आप इसका निकालेंगे तो मौसम निकलेगा, 14 और 35 का निकालेंगे तो मौसम निकलेगा, इस 14 और 35 का मौसम आपको 7 आएगा, इसका मौसम निकालेंगे तो आएगा 31 आएगा, इसका भी मौसम कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इसका मौसम कुछ नहीं आएगा, एक आएगा, इसलिए इसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है शांत दशमलव वाली संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे शांत दशमलव के रूप में बदला जा सकता है। तो शांत दशमलव के संदर्भ में एक ही बात कहता है कि आप हर को निकालिए, हर का प्राइम फैक्टर कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए और देखिए कि क्या अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, क्या केवल 5 है, या 2 और 5 दोनों है साथ में। अगर ऐसी चीज है तो उसका मतलब वह शांत दशमलव में बदला जा सकता है, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो वह शांत दशमलव नहीं होगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, केवल हर का निकाल के चेक कर लेते हैं। शांत दशमलव के लिए 2 से देखते हैं, 2 एक कम 2, 0 बढ़ाएंगे, 2 पच्चे 10, फिर से कितना से कटेगा 3 से कटेगा, 3 त्रिकी 9, 3 पच्चे 15, 35 हो जाएगा।
और 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। आप देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं है शांत दशमलव में बदलना। शांत दशमलव में बदलने के लिए केवल क्या होना चाहिए था, या तो केवल 2 रहा होता, या तो केवल 5 रहा होता, या 2 और 5 रहे होते साथ में, कोई तीसरी संख्या नहीं चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दिखनी नहीं चाहिए आंख से। अगर ऐसा है तो आप बोल देंगे उसे क्या, अशांत दशमलव। लेकिन अगर केवल 2 है, केवल 5 है, या 2 और 5 साथ में है, तो वह शांत दशमलव है। यानी कि यह शांत दशमलव में नहीं बदला जा सकता। इसके पीछे का रीजन यह है कि इसमें 7 आ गया, 5 आ गया, 7 भी आ गया और 3 भी आ गया। 2 और 5 तो आए, लेकिन इसके साथ हमें कोई संख्या नहीं चाहिए। ठीक है, अगला देखिए 129 बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर देख रहे हैं आप 7 भी आ गया, हमें 7 नहीं चाहिए। अगर यही 7 का पावर 5 नहीं होता, इस ऑप्शन को सही कर देते, क्योंकि हमें केवल कौन कौन चाहिए, 2 और 5, या केवल 2, केवल 5, या 2, 5, 7। ये भी गलत था। यहाँ पे देखेंगे 13 बटा 31 25, 31 25 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। ये 5 2 7 8 3 11, 5 से कटेगा सीधे, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 5 25, 625, 125 5 625, और ये 5 से कटेगा 25 5 125, 5 5 25, 5 एकम 5। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है। ठीक है, केवल 5 चलेगा। हाँ, इसे शांत दशमलव में बदला जा सकता है। अगर केवल 2 होता तो भी बदला जा सकता है। 2 5 दोनों होते तो भी बदला जा सकता है, और नहीं है तो नहीं बदला जा सकता है। चूंकि इसमें था केवल 5, तो हमने इसे कह दिया कि हाँ, इसे शांत दशमलव में बदला जा सकता है। यह 17, यह नहीं बदल सकता है। और यह अध्याय 1 का जो भी बहुविकल्पी प्रश्न था, हमने पूरा अटेम्प्ट किया, और मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ बाहर हट के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसलिए आग्रह है कि इधर उधर ज़्यादा ना भटके। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा कंटेंट पर ध्यान मत दें। और ये बहुविकल्पी जो प्रश्न है यहीं से आ सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पहले चैप्टर से नहीं बन सकता है। इसके बाद से मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें चैप्टर 2 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पॉसिबल हो सकते हैं सारे का वीडियो बनाऊंगा मैं। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।